हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी माध्य के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। सांख्यिकी माध्य परिभाषा क्या होती है, सांख्यिकी माध्य किसे कहा जाता है। सांख्यिकी माध्य में आगे वाले बिंदु का अध्ययन करने से पहले अब टॉपिक का नाम ले लीजिए। जो आज का बिंदु रहेगा, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य एवं कार्य। अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। हेडिंग का नाम डाल से विद्यार्थी सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य व कार्य। सांख्यिकी माध्य कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से कार्य बताए गए। तो कार्यों के बारे में अध्ययन करने से पहले पूर्व वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को अवश्य दबाइएगा, शेयर करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे बिंदु पे चलते हैं। आज बिंदु सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य एवं कार्य। पूर्व वाले क्लास में आपने बच्चों ने पढ़ा था सांख्यिकी माध्य किसे कहते हैं, यानी माध्य जो मूल्य होता है, एक ऐसा मूल्य होता है, बीच वाला मूल्य होता है जो दोनों तरफ के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है बच्चों, प्रतिनिधित्व। कहने का तात्पर्य, इसके प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है इन मूल्यों को भी सम्मिलित करेगा और इन वाले मूल्यों को भी यह सम्मिलित करता हुआ रहेगा। इसलिए उसी वाले मूल्यों को सांख्यिकी माध्य, जिसमें आपको उदाहरण बताया था, जैसे 1 से लेकर 10 तक की गिनती के अंदर 5 तक यदि अंक आते हैं तो पूर्व वाले माने जाते हैं। 5 के बाद आते हैं उस वाले अंक में सन्निकटन में माने जाते हैं। इस प्रकार से हम सन्निकटन करते हैं तो उस 5 वाले मूल्यों को मध्य मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य भी कहा जाता है। तो उसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हुए आगे अध्ययन करेंगे इसके उद्देश्य एवं कार्य। सामान्य तौर पर जो सांख्यिकी माध्य के जो उद्देश्य कार्य बताया गया, इसके उद्देश्य व कार्यों को 7 भागों में बांटा गया। कितना भाग बांटा है बच्चों, 7 भागों। पहले वो बना लिख ले, नाम लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए इसमें सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य व कार्यों को इसके उद्देश्य व कार्यों को सामान्यतः 7 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः 7 भागों में बांटा गया है। यानी जो सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य कार्य बताए गए उन कार्यों को सामान्यतः 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग कौन से है। नंबर 1, पहला भाग लिख लीजिए। पहला भाग क्या बताया गया, पहला भाग हमारा सामग्री को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना। पहला हो गया। दूसरा भाग क्या बताया गया है, दूसरा भाग लिख लो, तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलनात्मक अध्ययन करना। तीसरा कार्य बताया गया है हमारे पास, समूह का प्रतिनिधित्व करना। समूहों का प्रतिनिधित्व करना। नंबर चौथा कार्य बताया गया है जो अंकगणितीय क्रियाएं करना। अंक गणितीय क्रियाएं। पांचवा भाग बताया गया है, पांचवा हिस्सा उद्देश्य, कि जो भविष्य संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए पूर्वानुमान लगाना। तो लीजिए, भावी योजनाओं का आधार होना। भावी योजनाओं का आधार होना। छठा पॉइंट बताया गया है पारस्परिक संबंध स्थापित करना।
पारस्परिक संबंध स्थापित करना। और अंतिम जो सातवां कार्य बताया गया है, क्या बताया गया है? सही जानकारी प्राप्त करना। सही जानकारी देना। ये 7 उद्देश्य बताए गए हैं। इसके सभी उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करते हैं बिंदुगत रूप से। नंबर 1, पहला बिंदु हमारा है सामग्री को संक्षिप्त रूप में करना। छोटे छोटे रूपों के अंतर्गत है, छोटे छोटे भागों में समझा देता हूँ, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, सरल भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला बिंदु लिख लीजिए, सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। तो संक्षिप्तीकरण, यही बिंदु है हमारा। ठीक है बच्चों, मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया याद करने के लिए, संक्षिप्तीकरण। तो इसमें लिख लीजिए, छोटी सी बात क्या लिखना है, लिख लीजिए, माध्य द्वारा संग्रहित समंकों को, जिन समंकों का एकत्र किया जाता है, तो माध्य के द्वारा संग्रहित समंकों को छोटे रूप में, समंकों को शीघ्रता से छोटे रूप में व्यक्त करते हैं। संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में या संक्षिप्त के रूप में। अब इनको संक्षिप्त रूप में जो व्यक्त किया जाएगा ताकि हमें सरलता से याद कर सके। जैसे उदाहरण तौर पे समझ सकते हैं, उदाहरण समझ लो। इसका उदाहरण क्या है, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, यहां लिख लेते हैं औसत रूप में, औसत रूप में। उदाहरण के लिए कह दिया, जैसे मुझे किसी राष्ट्र की आय याद करनी है, आपके गांव की आय ज्ञात करनी है, किसी गांव की आय निकालना, किसी गांव के व्यक्तियों की आय। अब आप गांव में, आपके गांव में मान लो 30 लोग रहते हैं, 70 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं। तो 500 लोगों में से जो 100 लोग जो कमाने वाले हैं, या 200 लोग जो कमाने वाले हैं, या 400 लोग जो कमाने वाले हैं, उनकी आय कितनी है? चलो आप आय का भी मालूम कर सकते हो, आय कितनी है, लेकिन क्या उस आय को आप याद रख सकते हो? नहीं। तो उसका समाधान क्या होगा? हम व्यक्तियों की आय याद रख पाना कठिन है, तो उस आय को औसत रूप अर्थात प्रति व्यक्ति आय के रूप में, उस आय को औसत रूप में सरलता से याद किया जा सकता है। औसत रूप में याद रखा जा सकता है। आगे बात समझ में कि संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत समंकों को छोटे रूप में व्यक्त किया जाता है, और जब समंकों को छोटे रूप में व्यक्त किया जाएगा तो उसे सरलता पूर्वक याद भी किया जा सकता है। ये हमारा संक्षिप्तीकरण। दूसरा था हमारा तुलनात्मक। तुलनात्मक क्या है? सेकंड नंबर डालिए, लिखिए तुलनात्मकता। तुलनात्मकता जो होती है वो किस प्रकार से बताई गई है उसका भी संबंध लिख लीजिए। इसमें माध्यों का प्रयोग माध्यों का प्रयोग दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक
या तो कम से कम 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं समूह के समूह से संबंधित सूचना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सूचना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो तुलना के लिए उपयोगी है। जो 2 समूह में तुलना के लिए उपयोगी है। भाई आप तुलना जो आप करोगे, तुलना करने के लिए आपके पास 2 या 2 से अधिक समूह को होना हो सके। और जब माध्य के द्वारा जब संख्याओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो आप दोनों प्रकार के नंबरों की, दोनों प्रकार के प्राप्त अंकों की या संख्याओं की आराम से तुलना कर सकते हो। इसलिए यहाँ बताया गया इसके उद्देश्य कार्यों के अंतर्गत जो सांख्यिकी जो माध्य होता है वह संख्याओं को तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 3 लिखिए, तीसरा बिंदु क्या बताया गया है? नंबर 3 प्रतिनिधित्व। अब प्रतिनिधित्व मतलब समूह का प्रतिनिधित्व करना। अब समूह प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा तो उसको भी समझ लो, कर्ज कैसे करता है। इसमें लिख लिए, माध्ययों के द्वारा संपूर्ण समूह का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माध्ययों के द्वारा संपूर्ण समूह का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। जब समूहों को संपूर्ण समूह के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो आपको सूचना सही प्रकार से प्राप्त होगी। अब चित्र के द्वारा करोगे तो आप अच्छे प्रकार से। अब प्रतिनिधित्व जब किया जाएगा तो आपके सामने 2 प्रकार के मूल्य सामने आते हैं। क्या होता है बच्चों? 2 प्रकार के अंक सामने आते हैं। कौन कौन से, उनको भी जान लीजिए। तो इसमें लिख लीजिए, सामान्यतः व्यक्तिगत इकाइयां, अस्थिर एवं परिवर्तनशील होती है। जो आपके सामने व्यक्तिगत इकाइयां होती है, जो निरपेक्ष इकाइयां दूसरी होती है, जबकि औसत इकाइयां, पहली इकाई आ गई व्यक्तिगत इकाई और दूसरी आ गई आपकी औसत इकाई। लिख लीजिए, जबकि औसत इकाइयां, यानी कहने के तात्पर्य आपका माध्य, जबकि औसत इकाई कैसी होती है बच्चों? स्थिर होती है। औसत इकाइयां स्थिर होती है। जब औसत इकाई स्थिर होगी तो वह सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हुई होगी। समझ में आ गई बात? जैसे आप उदाहरण तौर पे कह सकते हो, किसी दुकानदार की प्रतिदिन की बिक्री कैसी होती है बच्चों? यह प्रतिदिन होने वाली बिक्री जो होती है, ये होती है हमारी अस्थिर।
एग्जाम में कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाए आपके संगणक की भर्ती के अंतर्गत कि दैनिक जीवन में होने वाली जो बिक्री होती है वह किस प्रकार की इकाई में सम्मिलित की जाती है, तो आप सभी बच्चों का उत्तर क्या रहेगा बच्चों, अस्थिर इकाई में सम्मिलित की जाती है। और जो मंथली होती है, जो मंथली इकाई निकल के आती है, मंथली कह दो या वार्षिक कह सकते हो आप, मासिक बिक्री कैसी होती है बच्चों, स्थिर। स्थिर क्यों होती है, क्योंकि उस इकाई का औसत ज्ञात किया जाता है होने के कारण। यानी हम एवरेज निकालते हैं कि आपने अब तक कितना माल बेचा है, तो रोजाना का जोड़ के उसमें उतने दिनों का संख्याओं का भाग देता है। औसत का सूत्र आपको पता है ही कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस सूत्र के माध्यम से हम उन इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि दैनिक जीवन में या रोजाना के अंतर्गत जो बिक्री होती है किसी दुकानदार की, वह अस्थिर होती है और अस्थिर इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, व्यक्तिगत का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और जो स्थिर इकाइयां होती है, यानी मंथली, साप्ताहिक कह सकते हैं, मंथली कह सकते हैं, पखवाड़े रूप में कह सकते हैं, किसी भी रूप में होगी तो उनका प्रतिनिधित्व सरलता से हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इकाइयां स्थिर होती है। स्थिर क्यों होती है, क्योंकि उनका औसत ज्ञात किया जाता है। औसत से तात्पर्य हो गया माध्य से, यानी उनका माध्य ज्ञात होने के कारण उनका ये अंक स्थिर होने के कारण उनका मापन सरलता पूर्वक किया जा सकता है। ये हमारे पास सेकंड थर्ड तीनों बिंदु कंप्लीट हो चुके हमारे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को लिख लिया सभी विद्यार्थी, लिख लिया तो लिख लेना एक बार सभी विद्यार्थी। आगे अध्ययन करते हैं चौथे बिंदु के बारे में। चौथा बिंदु क्या बताया गया है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात, समझ आ गया। तो चौथे बिंदु चौथे बिंदु में क्या बताया गया, नंबर 4 डाल लीजिए। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, सेकंड हो गया तुलनात्मकता, थर्ड हमारा हो गया प्रतिनिधित्व करता, प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करता है। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को। आगे चैनल को शेयर आया सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है बच्चों। पुनः हमारे बिंदु पे चलते हैं, बिंदु हमारा 4, चौथा बिंदु हमारा भैया अंक गणितीय क्रियाएं। अंक गणितीय क्रियाएं क्या होती है वो भी जान लो। अंक गणितीय क्रिया, जो आपके द्वारा सांख्यिकी माध्य का चयन किया जाता है, वह सांख्यिकी माध्य में जो माध्य लिया जाता है वह अंक गणित के रूप में होता है, यानी नंबरों के रूप में होता है। और जिसका मापन नंबरों में किया जा रहा है उसका मापन सही एवं स्पष्ट निकल कर आता है। तो इसमें छोटी सी एक लाइन लिख लीजिए कि दो विभिन्न श्रेणियों के संबंध, दो विभिन्न श्रेणियों के, दो विभिन्न श्रेणियों के संबंध को अंक गणित के रूप में, इस रूप में बच्चों अंक गणित के रूप में लिख लीजिए, दो विभिन्न श्रेणियों के संबंध को अंक गणित के रूप में, अंक गणित के रूप में प्रकट करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए माध्य का प्रयोग किया जाता है। लीजिए के लिए माध्य की सहायता अनिवार्य होती है, माध्य का सहयोग लिया जाता है। यानी माध्य की सहायता से आप समस्याओं का समाधान कर रहे हो तो आप सही प्रकार के समाधान कर सकते हो, आप गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये चौथा बिंदु हो गया। पांचवा हमारा भावी योजनाओं का आधार होना, नंबर 5 डाल लीजिए। पांचवा बिंदु भावी योजना आधार। भावी योजनाओं का आधार किस प्रकार से होता है,
यानी जब आप समंकों का माध्य मूल्य ज्ञात कर लेते हो, क्या कर लेते हो बच्चों, जब समंकों का माध्य मूल्य आपके द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है तो उस माध्य मूल्य के आधार पर आप उसके भविष्य से संबंधित अनुमान आकलन सरलता पूर्वक कर सकते हो। कैसे, वो देख लो एक बार। तो लिख लीजिए इसमें मेरे साथ साथ एक लाइन लिख लीजिए, माध्यों से ऐसा मूल्य प्राप्त होता है माध्यों से ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जो भावी योजनाओं के आधार का कार्य करता है। भावी योजनाओं के आधार का कार्य करता है। भावी योजना में उदाहरण तौर पे क्या समझ लो, जैसे कि उदाहरण तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं किसी क्षेत्र की, क्या बच्चों, हम जैसे मान लेते हैं भारत, दो राष्ट्र ले लेते हैं हम, एक मैंने भारत ले लिया, एक अमेरिका ले लिया। भारत और अमेरिका की जब मैं आयु ज्ञात करूंगा तो मुझे इनकी औसत आयु ज्ञात निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, आयु से संबंधित आंकड़े, औसत आयु कि औसत आयु के आधार पर ही मैं इन दोनों का आकलन कर सकता हूं कि यहाँ पर जो व्यक्ति जीवित रहता है वह कितने रहता है, 42 वर्ष, इसकी बता दी मैंने 56 वर्ष, 66 वर्ष। अब यहाँ पर भावी योजना यानी हमें भारत की जो औसत आयु निकल कर आ रही है वे 42 वर्ष, यानी कहने का तात्पर्य सामान्यतः जो भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है वह 42 वर्ष की आयु के प्राप्त कर लेने के बाद वह स्वर्ग सिधार जाता है। और अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति की जो औसत आयु निकल जाती है 66 वर्ष, यानी अमेरिका में अधिक लंबी अवधि है। अब यहाँ पर हम छोटा सा आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर भारत की औसत आयु के अंदर सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। यानी हम औसत आयु के माध्यम से, या कहने का तात्पर्य माध्य के माध्यम से हमें इसका आकलन कर सकते हैं। भविष्य संबंध में हमें भविष्य में क्या प्लानिंग बनानी है, कौन कौन सी योजनाओं का संचालन करना है, उन योजनाओं के बारे में सरलतापूर्वक मापन कर सकते हैं। तो वो हमारे कहने का माध्य जो हमारा होता है वह भावी योजनाओं का आधारशिला भी माना गया है। छठा बिंदु बताएगा पारस्परिक संबंध स्थापित करना, इसको लिख लीजिए पारस्परिक संबंध। छठा बिंदु पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध क्या होता है, किस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण किया जाता है वो भी देख लीजिए कि जो हमारे समंक श्रेणी जो होती है, कई बार समंक श्रेणी एक दिशा की ओर अग्रसर होती है, कई बार विपरीत दिशाओं की अग्रसर होती है। तो उन दोनों श्रेणियों को समझने के लिए हम उस मूल्य का माध्य मूल्य ज्ञात होना आवश्यक है। यदि मान लो आपने एक ही दिशा का माध्य मूल्य ज्ञात किया है, क्या बच्चों, यदि आपने एक ही दिशा का माध्य मूल्य ज्ञात किया है तो आपके गलती होने की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए हमें माध्य मूल्य ऐसा ज्ञात करना है, सॉरी मैंने क्या कह दिया, कहने का तात्पर्य यह है कि माध्य मूल्य ऐसा होना चाहिए जो दोनों दिशाओं में, एक दिशा की ओर और विपरीत दिशा की ओर, दोनों मूल्यों को केंद्रित करता हुआ होना चाहिए। उसमें लिख लीजिए एक लाइन कि कभी कभी दो समंक समूहों के पारस्परिक संबंध की आवश्यकता होती है। कभी कभी जो दो समूह होते हैं, दो समूहों के मध्य में संबंध स्थापित करना होता है। संबंध स्थापित करना जैसे दो समूहों में परिवर्तन
दो समूह में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होना, एक ही दिशा की ओर होना। पहला क्या हो गया कि दो समूह में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होना या विपरीत होना, या विपरीत होना। अब इन दोनों का मापन करने के लिए आपको औसत माध्य की यानी माध्य की आवश्यकता होगी। माध्य के बिना आप इनका मापन नहीं कर सकते हो, इसलिए माध्य का ज्ञात होना, माध्य के द्वारा दो मूल्यों के मध्य में पारस्परिक संबंध को भी सरलता पूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। और अंतिम टॉपिक हमारा 7वां, सही मापन कह सकते हो या जानकारी कह सकते हो, यानी माध्य के द्वारा समंकों का, माध्य के द्वारा सभी समंकों का सही रूप में मापन किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। यदि आपने माध्य कहने का तात्पर्य है, जैसे आपने मूल्य ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, कोई मूल्य ले लिया, जैसे मैंने 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती लिखी, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती लिखी, इसके अंतर्गत जो मैंने माध्य मूल्य 50 ले लिया है, तो यह 50 मूल्य जो लिया है, कहने का तात्पर्य आगे की तरफ बढ़ते हुए मूल्य हो गए हमारे और पीछे की तरफ से घटते हुए मूल्य हो गए, तो दो मूल्य आ गए। तो कहने का तात्पर्य जब हम तुलना करेंगे तो तुलना सही प्रकार से कर सकते नहीं। 50 से जो ही मूल्य होंगे वो कम अंक वाले माने जाएंगे, 50 से जो बड़े होंगे अधिक मूल्य अंक वाले मूल्य माने जाएंगे। तो इस प्रकार सही प्रकार के मापन हो सकता है माध्य के माध्यम से। ये हमारे हो गए सरल सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य एवं कार्य। समझ में आ गया कि इसे क्या उद्देश्य होते हैं, इसे कौन कौन से कार्य होते हैं। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर करना, कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहना कि आपको सब कैसा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है तो उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। लिखना सभी विद्यार्थी इसको एक बार लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक।